डीडी कशिर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से हर जुमे लाइव आपकी खिदमत में नशर होने वाले खेलों के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के साथ हम हाजिर हैं। पूरी टीम का सलाम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पीसीआर में भी और स्टूडियोज में भी लोग बिल्कुल तैयार हैं आपके सामने इस एडिशन को रखने के लिए। एक ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जो बात करेंगे गेम ऑफ बिलियंस फुटबॉल पर, लेकिन जो एंगल होगा वो है लोकल फुटबॉल। तो लोकल फुटबॉल में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है, ये जो है ये बात होगी अब से ज़रा देर बाद, और आप इंतज़ार कीजिए मेहमान क्या बोलेंगे इस मौजू पर। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं मेरे साथी फारूक अहमद के पास इसके राउंड अप के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की ताज़ा तरीन मुकामी खेलों पर मबनी हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। जम्मू में मुनक्कदा नेशनल हॉकी टूर्नामेंट रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में कपूरथला की टीम ने पंजाब पुलिस को हराकर मुकाबला जीत लिया। इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 18 हॉकी क्लब्स ने की थी शिरकत। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉल कोच इशफाक अहमद को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अंडर 16 कौमी फुटबॉल टीम के लिए बतौर हेड कोच किया है नामजद। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन और फैंस ने इस कामयाबी के लिए इशफाक अहमद को दिए मुबारकबादी के पैगामात। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की इश्तराक से बड़गाम की जून नारबल और चाड़ूरा में अलग अलग इवेंट्स के दौरान रोड रेस का किया गया इनेकाद, जिनमें मुकामी स्कूलों से वाबस्ता 300 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने इस इवेंट में जोश के साथ की शिरकत। शालबुक में जारी शालबुक सुपर लीग के और एक मुकाबले के दौरान हमदान हुरिकेन की टीम ने गनीवन क्रिकेट क्लब को 7 विकेटों से हराकर मुकाबला जीत लिया। इस लीग में वादी बर से ताल्लुक रखने वाले 32 टीमें ले रही है हिस्सा। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल और वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के इश्तराक से श्रीनगर के झील डल में इन दिनों आबी खेलों के हवाले से खिलाड़ियों को दी जा रही है हर तरह की तरबियत, ताकि आने वाले कौमी इवेंट्स के दौरान ये खिलाड़ी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने में हो सके कामयाब। डिस्ट्रिक्ट कोच में मुनक्कदा वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 खुश असलूबी के साथ हुआ अख्तिताम पजीर। फाइनल में मखदूमी वॉलीबॉल क्लब ने जीत दर्ज करके सहरा अपने सर सजाया। इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से वाबस्ता 22 वॉलीबॉल क्लब्स ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल और जेके जूडो एसोसिएशन ने गुज़श्ता कल से श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में जूडो ट्रायल्स का किया इनेकाद, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से अलग अलग उम्र के मर्द व खवातीन खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। यह इवेंट 27 अप्रैल तक रहेगा जारी। दिल्ली में मुनक्कदा कौमी सतह के रूप स्कीपिंग चैंपियनशिप 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले बिस्मा बशीर और महनाज हिलाल ने 2 मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन, जिसमें एक गोल्ड और एक सिल्वर का मेडल है शामिल। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर से 200 से ज्यादा खिलाड़ी ने की थी शिरकत। महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स के एहतमाम शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला और बांडीपुरा के खेलो इंडिया सेंटर्स पर मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों को दिए गए नए स्पोर्ट्स किट्स, ताकि आने वाले खेल मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों को इन चीजों का फायदा मिल सके। जेकेसी और जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से आज से जनूबी कश्मीर में अंडर 16 और 19 एज ग्रुप्स के खिलाड़ियों के लिए 3 रोजा ट्रायल्स का हुआ इनेकाद, जिसमें जनूबी कश्मीर के तमाम अजला से वाबस्ता खिलाड़ी इस इवेंट में कर सकते हैं शिरकत। और नाजरीन, ये इवेंट 28 अप्रैल तक रहेगा जारी। नाजरीन, इसके साथ ही मुकामी खेल खबरों का अहवाल मुकम्मल होता है। आपको एक बार फिर से वापस लिए चलते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथी इमरान गुल की ओर। नाज़रीन, मुकामी खेलों के हवाले से एक और खबर जो है वो जो हमें पता चली है कि फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट का इनेकाद होगा श्रीनगर में आइंदा महीने के पहले हफ्ते में। हम खेल और खिलाड़ी में जो है ज़रूर उस टूर्नामेंट की जो कवरेज है, वीडियोस हैं और जो खिलाड़ी आएंगे उनकी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। ये प्रोग्राम लाइव आप देख रहे हैं डीडी कशिर चैनल के स्टूडियो से। और अब नज़र डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। आईपीएल में कल आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को 35 रन से हराकर अपनी दूसरी जीत हासिल की। आरसीबी के विराट कोहली, शिखर धवन, वार्नर और गेल के बाद बनी तीसरे खिलाड़ी जिन्हें 4000 रन बहैसियत ओपनर मुकम्मल किए। आज आईपीएल में दूसरे नंबर की टीम केकेआर का मुकाबला होगा किंग्स 11 पंजाब के साथ। ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा मैच। केकेआर के पास हैं 10 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स हैं पंजाब के पास। इंडियन सुपर लीग अपने इख्तिताम की तरफ गामजन। पहले लेग के सेमीफाइनल में ओडिशा एफसी ने मोहन बगान को 2-1 से हराया। दूसरे फर्स्ट लेग सेमीफाइनल में गोवा एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को 3-2 से
हरा दिया। सेकंड लेग सेमीफाइनल्स 28 और 29 अप्रैल को खेले जाएंगे। भारत की 28 रुकनी मेंस हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक्स के लिए जुड़ गई है तैयारियों में। इतवार 21 अप्रैल से 13 मई तक स्पोर्ट्स सेंटर बेंगलुरु में मुनक्किद होगा यह कैंप। दूसरी तरफ खवातीन की टीम भारत की FIH प्रो लीग में आइंदा महीने बेल्जियम में करेगी शिरकत। साल 2024 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स का हो गया है ऐलान। नोवाक जोकोविच को दिया गया वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, जबकि स्पेन की फुटबॉलर एटाना बोनमाटी को वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड दिया गया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के चौथे मैच में 4 रन से नजदीकी जीत हासिल की और सीरीज में 2-1 की लीड ले ली। एक कांटेदार मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 20 ओवर्स में 179 रन का हदाफ दिया। पाकिस्तान 174 रन ही बना सकी। सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। फ्रांस पेरिस ओलंपिक्स 2024 की तैयारियों को दे रहा है हतमी शक्ल। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक मुनक्किद होने वाले इन गरमाई ओलंपिक्स में दुनिया के 10,500 खिलाड़ी 32 स्पोर्ट्स के 329 इवेंट्स में करेंगे शिरकत। ओपनिंग सर्वी के दौरान पेरिस में एयर स्पेस रहेगी बंद। चैंपियंस लीग के फर्स्ट लेग सेमीफाइनल में यकूम मई को बायर्न म्यूनिख का मुकाबला रियल मैड्रिड के से होगा और दूसरी मई को फर्स्ट लेग सेमीफाइनल में ब्रूसिया डॉर्टमुंड PSG के खिलाफ खेलेगी। 8 और 9 मई को सेकंड लेग सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे। साबिक वर्ल्ड नंबर 1 खातून टेनिस खिलाड़ी और 2 मरतबा वुमेन सिंगल्स ग्रैंड स्लैम के सिंगल्स टाइटल जीतने वाली स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा ने किया है टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान। उन्होंने WTA 2021 का फाइनल भी जीता था। और EPL में लिवरपूल की टीम को एवर्टन ने 2-0 से हराया और लिवरपूल का रास्ता अब टेबल के टॉप तक मुश्किल बन गया। और दूसरी तरफ चेल्सी को आर्सेनल ने 5-0 से हराया और आर्सेनल जो है वो टेबल के टॉप पर पहुंच गई है EPL में। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में भी फुटबॉल की ही बात होगी। इस EPL की न्यूज़ के हवाले से ये बता दें कि गेम ऑफ बिलियंस फुटबॉल छाई हुई है। तो कौन है आज के मेहमान, क्या बात होगी लोकल फुटबॉल के हवाले से, ये आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। नाजरीन, आप जानते हैं कि फुटबॉल का खेल वादिया कश्मीर में बहुत मकबूल है। कहा जाता है कि 1891-92 में टिंडेल बिस्को ने इसको मुतारिफ कराया कश्मीर में। उस जमाने में एक शागिर्द ने टिंडेल बिस्को से पूछा, सर आपके हाथ में ये क्या है? टिंडेल बिस्को ने बताया, ये एक बॉल है जिसको फुटबॉल कहते हैं और इससे जो खेल खेला जाता है उसका नाम भी फुटबॉल है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये खेल मकबूल होता गया और डायरेक्टर सेरिकल्चर मैकनमारा ने एक टीम बनाई सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की। कहा जाता है कि कश्मीर की पहली टीम थी वो। उसके बाद कई क्लब मारिज़ वजूद में आए, जिनमें फ्रेंड्स क्लब, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम, सुलेमान क्लब और ईदगाह क्लब काबिल जिक्र हैं। 1947 में कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन ने फुटबॉल की बागडोर संभाली और उसके बाद उनका नाम तब्दील करके जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन किया गया 1964 में। और 1964 में ही जम्मू कश्मीर की पहली टीम संतोष ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने के लिए गई। फिर कुछ साल बाद 1978 में पहली बार संतोष ट्रॉफी कश्मीर में मुनक्किद की गई और 2008 में दूसरी बार संतोष ट्रॉफी को कश्मीर में मुनक्किद किया गया। 2008 के बाद ये खेल बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। कई बड़े बड़े खिलाड़ी सामने आए, जिनमें मेराजुद्दीन वड्डू, इशफाक अहमद और अब दानिश फारूक और बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने इस खेल में काफ़ी नाम किया है। फुटबॉल के मंजरनामे के लिए और इस पर बात करने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन श्रीनगर के प्रेसिडेंट बशीर अहमद मलिक साहब को। इनसे फुटबॉल मंजरनामे के बारे में बात करते हैं। बशीर साहब, हम इस्तकबाल करते हैं आपका इस प्रोग्राम में। आपका शुक्रिया। बशीर साहब, देखिए, आपने पुराने वक्तों की फुटबॉल भी देखी और आज की फुटबॉल भी देखी। आपको क्या लगता है सबसे नुमायां फर्क क्या है पुरानी फुटबॉल में और आज की फुटबॉल में? काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, पुरानी और आज की फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। उस वक्त इंडिविजुअल तरीके से टैलेंट हुआ करता था, इंडिविजुअली उतनी कोचिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी, बाकी चीज़ें नहीं थी। तो आज तो लेटेस्ट आज साइंटिफिक फुटबॉल चल रहा है इस वक्त, इस दौर में, तो उसका असर काफ़ी यहाँ कश्मीर में भी है। अब आपको पता है कि मतलब अब आजकल लाइसेंस होल्डर कोचेज़ होते हैं और गाइडलाइन भी यही है कि जहाँ पर भी बहुत पहले यहाँ पे शायद मुश्किल से 1-2 कोच हुआ करते थे NIS होल्डर, आज तो हमारे पास कोचों की भरमार है। तो फ़र्क ही फ़र्क है पुराने फुटबॉल और आज का। और पुराने फुटबॉल और आज के फुटबॉल में एक और फ़र्क है कि उस वक्त लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे फुटबॉल गेम के साथ। तो चूंकि उसके बाद केबल वगैरह बाकी चीज़ें जो आ गई, या 78 में जो संतोष ट्रॉफी यहाँ पे हुई,
اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا ڈاؤن فال شروع ہوا. تو لیکن آہستہ آہستہ اب یہ فٹ بال جو ہے پٹری پہ آ رہا ہے. تو اس کے لیے ہم بھی کوششیں کر رہے ہیں جہاں تک JNK فٹ بال ایسوسیشن کا تعلق ہے. JNK فٹ بال ایسوسیشن اس معاملے میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. ابشر صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب آپ کھیلتے تھے، ظاہر ہے اس زمانے میں ایک ٹیم ہوتی تھی اور ان کا ایک مینیجر یا کوچ ہوتا تھا. تو اگر آپ کا میچ کل ہے تو پریکٹس کرتے تھے اور سوچتے تھے کل میچ ہوگا اور میچ کھیلتے تھے. کوئی سائنٹیفک لائنز پہ کوئی پلان نہیں بنتا تھا، کوئی کلاسز نہیں لگتی تھی، کوئی کوچ آپ کو نہیں سکھاتا تھا، کوئی فزیکل فٹنس کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا. اس زمانے میں بہت نیچرل پلیئرز ہوتے تھے جن میں محمد یوسف ڈار تھے، پھر اس کے بعد فاروق صاحب تھے، اور اس کے بعد غلام قادر شالہ تھے، بہت سارے حنیف تھے، بہت سارے کھلاڑی تھے جو کہ نیچرلی ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے. ان کو کسی نے چزل نہیں کیا، ان کو کسی نے سنوارا نہیں، نکھارا نہیں، کیونکہ ان دنوں کوچز نہیں تھے. لیکن آج کی فٹ بال میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کھلاڑیوں کو کہ ان کے پاس کوچز ہیں اور لائسنسڈ کوچز ہیں. ابھی دیکھیے ہمارے یہاں جیسے کہ آپ نے کہا کہ پہلے کوچز نہیں ہوتے تھے، اب آپ کے پاس ڈی لائسنس کوچز ہیں، سی لائسنس کوچز ہیں اور ٹاپ کلاس کوچز ہیں. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ اشفاق احمد کو نیشنل ٹیم کا انڈر-16 ٹیم کا ہیڈ کوچ بنایا گیا. یہ تو بہت بڑی ایک نیوز ہے ہمارے لیے. بالکل. جہاں تک اشفاق کا تعلق ہے، جہاں تک اس کے فٹ بال کا تعلق ہے، کھیل سے لے کر کے کوچنگ تک مطلب اس کی کافی اچھی صلاحیتیں رہی ہیں اس میں. تبھی جا کر کے جو پچھلے سال ان کو یہ اسائنمنٹ دی گئی انڈین ٹیم کی، تو اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈین ٹیم فائنل کوالیفائی کر گئی اور فائنل انہوں نے جیتا. تو اسی بات کو لے کر کے آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن نے ایک اچھا سٹیپ یہ لے لیا، چونکہ اس کوچ میں آج بھی اس میں سے میجارٹی پلیئرز آ سکتے ہیں کیمپ میں. تو مجھے لگتا ہے کہ اشفاق کی قیادت میں یہ ٹیم پھر سے اچھا خاصا پچھلے سال تو انہوں نے 2 چیمپئن شپ جیتی تھی. جی. تو اب مجھے بتائیے جو آپ نے شروعات کی تھی لاسٹ ایئر کی، ہم بات کرتے ہیں لاسٹ ایئر کیا ہوا اور اس سال آپ کا کیا پروگرام ہے. پچھلے سال پر اگر ایک نظر ڈالتے ہیں تو کون سی بڑی اچیومنٹ تھی آپ کی؟ دیکھیے بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے تھا اس ٹائم کہ کافی دیر کے بعد آپ کو پتہ ہے کنٹروورسی رہی تھی JNK فٹ بال ایسوسیشن میں. اس میں انڈر-16 کی ٹیم آئی تھی، ان کو کوچ کیا گیا تھا. ہاں 16 کی یہ تو ایک بڑی اچیومنٹ تھی ہماری اسٹیٹ کے لیے، خاص کر کے اس کشمیر پروونس کے لیے کہ یہاں پہ مطلب انڈین ٹیم کا کیمپ ہوا. میرے خیال میں پہلی بار ہی ایسا ہوا ہے کہ یہاں پہ انڈر-16 اور انہوں نے چیمپئن شپ جیتی اور انہوں نے باہر جا کر کے پھر چیمپئن شپ جیتی، انٹرنیشنل ٹورنامنٹ انہوں نے جیتا. تو یہ ہمارے فٹ بال کے لیے ایک بہت بڑی اچھی چیز تھی. انہوں نے جیتا، جونیئر سیف کپ جیتا انہوں نے. تو اس سے ہمارے جو ینگ یوتھ ہے وہ انوالو ہو گئی ان کو دیکھ کر کے، اور انہوں نے جب رزلٹ ہمارے یہاں کے پلیئروں نے ان کے رزلٹس دیکھے وہ زیادہ راغب ہو گئے فٹ بال کی طرف. اور اشفاق نے بہت بڑا کام کیا اور اس بار ان کی محنت اور ان کی قابلیت کو ایک بار پھر سراہا گیا. اور دیکھیے میراج الدین وڈو نے بھی بہت کام کیا ہے. آپ کی DFA جو ہے اکیڈمی اس کو چلایا ہے اور بہت بڑے بڑے کلبز کے ساتھ ان دونوں نے کام کیا ہے. ساجد یوسف ڈار جو ہیں انہوں نے بھی وہ بھی ویمنز ٹیم کے کوچ رہے ہیں، انڈین ویمنز ٹیم کے، انہوں نے بھی بہت کام کیا. پریمیئر لیگ جو پچھلے سال ٹورنامنٹ ہوا 2023 میں، جی تو یہ ٹورنامنٹ تو بہت شاندار طریقے سے ہوا، لیکن اس کی کنٹروورسی سامنے آئی. ایک یہ ہوا کہ کئی لوگوں نے کہا کہ اس ٹورنامنٹ کو آپ نے شاندار طریقے سے شروع کیا اور اس کے بعد اچانک اس کو کمپلیٹ کرنے سے منع کر دیا، فائنلز اس کے نہیں کھیلے گئے. اور اس کے بارے میں بہت ساری شکایت یہ آئی کہ اس میں کئی بار کچھ ٹیموں میں دو ٹیموں میں وہی کھلاڑی کھیل رہے تھے، تو اس میں پروٹیسٹ بھی ہوئے. آپ دیکھیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ریئل کشمیر میں جو کھلاڑی کھیل رہے تھے ان میں سے کئی ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کی طرف سے بھی کھیل رہے تھے. تو یہ بتائیے وجہ کیا ہوئی، کیوں یہ ٹورنامنٹ اس کنٹروورسی کا شکار ہو گیا؟ دیکھیے روشن صاحب میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو کہ میرے خیال میں پہلی باری سری نگر میں یہاں پہ ایک دوسرا پیٹرن اختیار کیا گیا جو یہاں پہ پہلی باری ہوا، رابن لیگ. 20 میچز ایک ٹیم نے بڑا لمبا چوڑا چڑھا. تو یہ جو آپ نے کنٹروورسی کی بات کی، فٹ بال میں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے، چونکہ کچھ ٹیموں کے آپسی اختلاف کی وجہ سے، حالانکہ ہمارا ٹورنامنٹ کمپلیٹ ہو گیا. 3 ٹورنامنٹس ہم نے اس ڈویژن میں کیے لیگ میں. پہلا پریمیئر ڈویژن تھا، سپر ڈویژن تھا، A ڈویژن لیگ تھا.
तो प्रीमियर डिवीज़न भी अल्लाह के फजल करम से हमारा कंप्लीट हुआ है। तो फाइनल उसमें खेला नहीं जाता है लीग में, क्योंकि उसमें टेबल की बात होती है, पॉइंट टेबल्स की बात होती है। उसमें आज की डेट तक अगर आप कहेंगे तो उसमें डाउनटाउन टॉप पे कर रही है। सेकंड पे उसमें टेबल के हिसाब से जम्मू कश्मीर बैंक की टीम है। थर्ड पे हमारी यहाँ प्राइवेट एक क्लब है सैयद ताजुद्दीन, वो थर्ड पे है। तो लेकिन जो आपने बात कही कि ये कंट्रोवर्सी का शिकार रहा, उसमें एक चीज़ था कि कुछ टीमों ने यहाँ पे मतलब जो आई लीग खेले थे प्लेयर, उन्होंने ये लीग भी खेला, वो एक मसला बन गया, क्योंकि हम भी उसमें अवेयर नहीं थे ज़्यादातर कि इसमें कि ये रूल्स रेगुलेशंस है। लेकिन जब टीमों ने प्रोटेस्ट्स किए तो हमें भी इसमें सोचना पड़ा करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि अगर वो चीज़ें हैं कि अलाउड नहीं है रूल के हिसाब से तो वो तो वायलेशन है फिर रजिस्ट्रेशन रूल्स की। तो बाकी उसमें कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है आज की डेट तक। सैयद ताजुद्दीन टीम जो है बहुत अच्छी टीम है, वो बाहर भी गई थी। पिछले साल उन्होंने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उसके बारे में बताइए। मुझे लगता है जहाँ तक सैयद ताजुद्दीन का ताल्लुक है, एक नई टीम है, उतना ज़्यादा टाइम उनको नहीं हुआ है, लेकिन उनका भी एक अच्छा खासा कोचिंग स्टाफ है, जिसकी वजह से वो बाहर भी गए। वहाँ पे भी मेरे ख्याल में शायद उनने 2 फाइनल आउटसाइड स्टेट जीते। अच्छी टीम है और कर रहे हैं लोग, इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब जा कर के वो भी अच्छे अच्छे लड़कों ले रहे हैं, तो उसकी वजह से रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। और यही एक वजह है कि जो हमारे ज़्यादातर लाइसेंस कोचेज आ गए, उनकी वजह से हमारा फुटबॉल दिन ब दिन डेवलप हो रहा है। पिछले साल न सिर्फ दिन को मैचेस हुए, रात को भी हुए, नाइट फुटबॉल मैचेस हुए, जिसमें शायकीन ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। हालांकि कई बार ऐसा हुआ कि उतनी अटेंडेंस नहीं थी जितनी दिन को थी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है फुटबॉल के लिए, ख़ास तौर पर कश्मीर की फुटबॉल के लिए, कि आप न सिर्फ दिन को फुटबॉल खेल सकते हैं, रात को भी खेल सकते हैं। कई लोग बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो नहीं खेल पाते, उनके लिए आपने रात को भी खेलने का इंतजाम रखा है। जी, इसमें एक चीज़ है कि मैं इसमें स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल से मुखातिब होना चाहूँगा कि यहाँ पे आज की डेट तक सिर्फ एक टर्फ ग्राउंड है श्रीनगर में, जो सामने यहाँ टीआरसी है उस ग्राउंड जहाँ पे ये मैच चल रहा है। मेरे ख्याल में 3-4 टर्फ्स यहाँ पे और होनी चाहिए श्रीनगर में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ये मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक टर्फ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विंटर सीजन ज़्यादा है, तो इसमें हम काम ले सकते हैं। हमारा स्पोर्ट जो है वो काफ़ी डेवलप हो सकता है इससे। आई लीग के टूर्नामेंट यहाँ हुए जी, बहुत शानदार तरीके से कुछ टूर्नामेंट्स मुनक्किद किए गए, और देखिए अभी हाल ही में रियल कश्मीर की कारकर्दगी बहुत शानदार रही। हमने कुछ मैचेस पिछले साल भी देखे, इस साल भी देखे। तो ये जो आई लीग का यहाँ पे इनेकाद है, इसकी वजह से फुटबॉल को कितना बूस्ट मिला है कश्मीर में? बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। आप अब ये देख लेंगे कि हमारा जो टैलेंट है, हमारे प्लेयरों को आउटसाइड स्टेट ज़्यादा खेलने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ प्रोफेशनलिज्म उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पे रियल कश्मीर वगैरह है टीमें, ये आ गई। आपने देखा होगा कि 2 टीमों का इस साल में साइन हुआ आउटसाइड स्टेट। एक है हमारा मुहीत शबीर गोलकीपर, और जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमाद है जो गवा गया, वो पंजाब जा रहा है। आई लीग टीम है, वो खेलने के लिए जा रही है। आई लीग में न सिर्फ मकामी प्लेयर होते हैं बल्कि नेशनल प्लेयर भी होते हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जब हमारे मकामी खिलाड़ी खेलते हैं तो उनके खेल में बेहतरी आती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइंद बात है कश्मीर की फुटबॉल के लिए। जी जी जी, ये कुदरती है कि अब इसकी वजह से ये जो आई लीग वगैरह है, इसमें इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं सामने। उस वजह से जो इसमें इंटरनेशनल लेवल सतह के और नामवर प्लेयर होते हैं, उसकी वजह से नेचुरली हमारा जो लोकल टैलेंट होता है, 1978 से पहले जी, जो 1978 से पहले जो शौक था यहाँ फुटबॉल देखने का लोगों को, वो दोबारा से आ गया। आप देखिए कितने लोग ये मैच देखने के लिए आए हैं। वो तो आपने देखा, यहाँ आई लीग के मैचेस हुए, जैम पैक हुआ करता था ये टीआरसी का जो ग्राउंड है, और ऐसे ही मैचेस यहाँ पे हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब जैसे जैम पैक स्टेडियम, बख्शी स्टेडियम हुआ करता था, फूड एंड सप्लाईज वर्सेस आरटीसी वर्सेस पुलिस, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है फुटबॉल के लिए? जैसे कि हमने कहा कुछ कोचेज हैं, जैसे मंजूर डार हैं, उसके बाद आपके साजिद हैं और बाकी हैं, लेकिन सर्दियों में चूंकि कोचिंग बहुत ज़रूरी है, बच्चों को इन टच रखना है, तो छोटे छोटे बच्चों को भी, चाहे बर्फबारी हो चाहे कैसा भी मौसम हो, उनको आप प्रैक्टिस कराते हैं। तो कोचेस का बहुत बड़ा रोल है
नर्सरी को तैयार करना, ताकि यही खिलाड़ी फिर आगे जाके नेशनल इंटरनेशनल मुकाबले में पार्टिसिपेट कर सकें। सबसे अहम रोल तो इसी का है, ग्रास रूट लेवल पे जो प्लेयर है हमारे। आज आप देख लीजिए, वो ज़माना गया। अब तो हम यहाँ विंटर्स में फुटबॉल खेलते हैं स्नो पे, तो वो मसला अब नहीं रहा। मगर जहाँ तक ताल्लुक है इन चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है, कोच का होना ज़रूरी है। ये देखिए, आजकल जो है फुटबॉल सिखाई जाती है ड्राइंग रूम में। जी, आप कोच जो है वो खिलाड़ियों को समझाता है, पूरा प्लान करता है अगले दिन जो मैच होने जा रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट है इनको ट्रेनिंग देना और इनको समझाना और प्लान बनाना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है लेक्चर कोच का। एक लेक्चर मतलब एक प्लेयर को खेलने के लिए मोटिवेट करता है अपने लेक्चर के जरिए से, और फिर प्रैक्टिकल फील्ड में उससे उसी चीज़ पे काम लेता है। ये मंजूर डार हैं जो कि अपने खिलाड़ियों को ट्रेन कर रहे हैं, उनको लेक्चर दे रहे हैं मैच से पहले, उनको खेल के फाइनल पॉइंट समझा रहे हैं। और जाहिर है कि इसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आगे जाके बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। इसी तरह एक और बहुत बड़ा नाम है जो यहाँ पे कोचेज हैं, जिनमें साजिद डार भी हैं और हिलाल रसूल हैं। हिलाल रसूल परे हैं। हिलाल रसूल परे के बारे में बताइए, उनकी कोचिंग कहाँ होती है और उनकी कोचिंग से, उनके यहाँ होने से कितना फ़ायदा मिला है कश्मीर के फुटबॉल को? उनकी वजह से काफ़ी फुटबॉल को फ़ायदा मिला था, बहुत ज़्यादा। हिलाल एक मतलब डेडिकेटेड कोच है, काफ़ी मेहनत का कोच है। तो लेकिन बदकिस्मती है कि वो जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे उस डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र किए गए। तो हम उसकी सर्विसेज से यहाँ का जो फुटबॉल है वो उसकी सर्विसेज से महरूम। कोचेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हिलाल जैसे कोच बिल्कुल कम है। और हिलाल जो हैं वो ऐसे सीनियर कोच हैं जो कोचेस की भी कोचिंग करते हैं। जी, और आपको बाज़ाब्ता मॉनिटर पर वहाँ पूरा डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, जैसे क्लासरूम में बच्चों को सिखाया जाता है। कुछ खिलाड़ी सामने आए, जैसे दानिश फारूक लास्ट ईयर, उससे पहले 2 साल से काफ़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी कारकर्दगी में एक डिप आ गया। तो क्या समझते हैं, दानिश फारूक जैसे खिलाड़ी, अब हमाद जैसा खिलाड़ी है, तो इनको अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए? ज़रूरी इन टच रहना है, अपने कोचेस के साथ इन टच रहना है, ताकि इनकी जो फिटनेस लेवल वगैरह है वो असर अंदाज ना हो, चाहे कोई मौसमी हालात हो चाहे कुछ और हो। वो तो इनके लिए ज़रूरी है। जो हमारे अच्छे खिलाड़ी उभर के आए हैं, मुझे लगता है कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा प्लेयर इसमें कोताही करते हैं कि वो ज़्यादा टच नहीं रहते हैं। विंटर्स में वो जिम जा सकते हैं, इंडोर में किसी भी जगह जा सकते हैं जहाँ पे वो अपनी इसको कंटिन्यू रखे। और लेकिन ज़रूरी अहम है, कितना भी आसमान की तरफ क्यों न छुए एक प्लेयर, लेकिन उसका कोच होना ज़रूरी है। जैसे आप देखेंगे, अगर आप रोनाल्डो जैसे प्लेयर, मेसी जैसे प्लेयर, वो भी कोच के अंडर ही होते हैं, क्योंकि कोच सुपीरियर होता है ऑलवेज। बच्चे साहब देखिए, अभी हम अप्रैल में हैं, 4 महीने तकरीबन निकल गए हैं साल के, अभी कोई टूर्नामेंट यहाँ नहीं हुआ। तो इस साल आपका क्या प्रोग्राम है, कौन कौन से टूर्नामेंट आप मुनक्किद करेंगे? देखिए रोशन साहब, हमने एक नोटिफिकेशन निकाली थी रमज़ान के महीने में, मार्च में, कि हम रजिस्ट्रेशन 24 तारीख से 24 मार्च से शुरू करेंगे। एक बहुत बड़ा सेटबैक उसी में हमें आया कि 2-3 ग्राउंड्स जो हमारे इंपॉर्टेंट थे श्रीनगर सिटी में, जिसमें बख्शी स्टेडियम 1 है, गिनर ग्राउंड 2 है, अभी परसों से टर्फ पे काम शुरू हो गया, टर्फ बदलनी है वहाँ पे। तो मुझे लगता है इन चीज़ों से हमारा फुटबॉल इस साल किसी हद तक इम्पैक्ट होगा, मुतासिर हो सकता है, क्योंकि हर एक काम के लिए अपना वक्त मुकर्रर होता है। अगर टर्फ कोई बदलना था, टर्फ मतलब विंटर में भी हम बदल सकते थे, लेकिन किस वजह से डिले हो गया वो तो जो इसके मतलब अरबाब इक़्तिदार है उनको पता होगी। अलबत्ता ये जो इस वक्त कंडीशन में आज भी था बख्शी स्टेडियम में, बख्शी स्टेडियम की बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता है 1-2 साल तक भी वो ठीक होगा। उसमें जो प्रॉब्लम थी, वहाँ पानी जमा हो रहा था लास्ट ईयर जी, वहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे डल लेक बन गया है जी। तो उसमें कोई वो जो हुई है, कोई बेहतरी आई है? कोई कुछ भी बेहतरी नहीं आई है, बल्कि मतलब आज मैंने वहाँ पे देखा, एक साइड में वहाँ मैगडम डाला गया है ग्राउंड में, जो वहाँ पे पिछली बारी जलसा एक हुआ था, उधर मैगडम डाला गया, क्योंकि फुटबॉल खेलना मुश्किल है वहाँ। उन दिनों मतलब यहाँ बारिशों का मौसम बहुत ज़्यादा था,
तो उसकी वजह से उनको उसको परफेक्ट बनाने के लिए, वो स्टेज को परफेक्ट बनाने के लिए मैगडम डालना पड़ा। आज उधर मैगडम है। अब देखिए आपके पास श्रीनगर सिटी में फिर एक ही ग्राउंड रहता है, वो पोलो ग्राउंड का, खाली एक ग्राउंड बचा हुआ है, पोलो ग्राउंड। अब आप मुझे ये बताएं कि एक पोलो ग्राउंड में हमारे 3 डिवीजन फुटबॉल के होते हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ पुलिस भी आती है, सीआरपीएफ भी आती है, आर्मी भी आती है। एक ग्राउंड कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है? पिछली बारी हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, हमने 650 मैच श्रीनगर सिटी में किए, वो एक रिकॉर्ड है। आपके यहाँ गनी मेमोरियल स्टेडियम है डाउनटाउन में जी, उसका फायदा क्यों नहीं उठाते आप? अब हमारा अटेंशन उन्हीं ग्राउंडों की तरफ होगा, लेकिन किसी हद तक वो ग्राउंड जो हमारा प्रीमियर डिवीजन का फुटबॉल है या सुपर डिवीजन का फुटबॉल है, तो अनइवन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। एक और अदरवाइज हम ज्यादा वहीं की तरफ रुजू करते, क्योंकि डाउनटाउन में ज्यादा लोग शौकीन है, तो हम वहाँ की तरफ। लेकिन ग्राउंड भी, सरफेस भी वैसी होनी चाहिए जिसपे हमारा जो प्लेयर है वो अच्छी तरह से खेल पाए। बस साहब, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो भी दिक्कतें हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्ट आउट की जाएंगी और एक अच्छा सीज़न जैसा पिछला साल रहा वैसा ही इस साल भी बहुत ही अच्छा फुटबॉल का सीज़न रहेगा। आप हमारे प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो दोस्तों, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। शुक्रिया रोशन भाई। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम पर आपको ये बताते हैं कि ये प्रोग्राम लाइव नशर होने के साथ साथ यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी होता है। आप यूट्यूब पर डीडी कशल चैनल पर जाइए, वहाँ पर इस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट मौजूद है। जब भी आप चाहे, आप लोकल खिलाड़ियों के हवाले से, लोकल स्पोर्ट्स के हवाले से जो पिछले प्रोग्राम्स मौजूद है, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। आज IPL में KKR का मुकाबला हो रहा है किंग्स 11 पंजाब के साथ। उस मैच को एंजॉय कीजिए और खेल और खिलाड़ी की टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM